सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो इसका आंसर होगा सीखने का पठार। ठीक है, सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, किसी प्रकार का विकास नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु गुना वास्तविक सूत्र, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु। ठीक है, तो इसका तो आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो गणना होता है आकलन करने को, इसको विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बीने ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब आई क्यू होता क्या है? आई क्यू का मतलब बुद्धि लब्धि। ठीक है, और इसमें 2 टर्म है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। मानसिक आयु का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना। ठीक है, और वास्तविक आयु का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल एज। ठीक, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर, पेवल्व, थॉर्नडाइक, गेस्टल्ट। तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक कौन था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर एल थॉर्नडाइक। ठीक है, जिन्होंने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने इसको किस पे किया था? बिल्ली पे, सीएटी कैट पे, जिसमें बिल्ली क्या करती थी? बिल्ली बार बार प्रयास करके मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेती थी। तो थॉर्नडाइक के इस थ्योरी के हिसाब से अधिगम का प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में भी सफल हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में? 23। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर सिर्फ गुणसूत्र का संख्या पूछे तो 46 होते हैं। और जोड़ा कितना होता है? तो जोड़ा 23 होता है। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो इसका आंसर होगा स्किनर। ठीक है, इसका प्रयोग किस पे किया गया था? चूहा पे। चूहा पे, किस पे? चूहा पे। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के में होता क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं समझते हुए। इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को, जो सिलेबस है, उसको सरल बनाने के लिए यानी इजी बनाने के लिए उसको छोटे छोटे खंड में यानी छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं, जिससे अधिगम शीघ्र और प्रभावकारी हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में दंड, पुरस्कार, परिणाम और ज्ञान के रूप में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें होगा अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर जो थे किस पे प्रयोग किए थे? एक चिंपैंजी पे कोहलर, और उसका नाम सुल्तान था। इसके कोहलर के अनुसार बच्चों को जब कुछ पढ़ाया जाता है या कुछ सीखने के लिए कहा जाता है तो उसको पूरा बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। ठीक है,
इससे बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है। अब बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैटल। बुद्धि का जो तरल और क्रिस्टलाइज प्रतिमान है उसका प्रतिपादन कौन किया था? आरबी कैटल ने किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, सृजनात्मकता, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इसका प्रयोग सृजनात्मकता में किया जाता है। ठीक है, एलेक्स एफ आर्सबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो डैनियल गोलमैन जो थे वो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिए थे। किसका दिए थे? संवेगात्मक बुद्धि का। और इस सिद्धांत को वो किस बुक में लिखे थे? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि स्वयं की या दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों, दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए और व्यक्त करने के लिए और नियंत्रण करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो गोलमैन जो हैं, डैनियल गोलमैन है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है भिन्न है। ठीक है, क्योंकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। इसको कौन, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को कौन दिया था? क्लार्क हल द्वारा 1943 में। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को क्लार्क हल द्वारा 1943 में दिया गया था। और ये जो तीनों है, ये और ये तीनों सिद्धांत जो है अधिगम का है। किसका है? अधिगम का, अधिगम। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन होगा ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्रति का जो सिद्धांत है इसको ब्लूम दिए थे और इसको 6 भाग में बांटे थे, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया गया है। इसमें से ज्ञान जो है संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस चीज़ का उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्व। क्या होगा? ऊर्ध्व। क्यों? क्योंकि बालक जो है साइकिल तो चलाने जानता ही है, अब क्या सीख रहा है? मोटरसाइकिल चलाने। ठीक है, इसमें जो है एक समान स्तर, साइकिल मोटरसाइकिल दोनों चलाना जो है एक समान स्तर का है, जिसमें साइकिल थोड़ा नीचे का है, अब इसी से हल्का सा ज़्यादा बेटर है मोटरसाइकिल।
ठीक है। अब अगर कार चलाना सीखता तो हल्का और ऊपर का हो जाता। इसी को ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का कहते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, सीखना या अधिगम जब निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की। तो इसका आंसर होगा विद्यालय का असहयोग। क्यों विद्यालय का असहयोग ही होगा? क्यों? क्योंकि जब सीखना स्थिर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम का पठार, जो शायद हम लोग इधर अभी तुरंत ही किए थे। पहला नंबर क्वेश्चन ही शायद किए थे। ठीक है। अधिगम का पठार कहते हैं। उसमें क्यों होता है ऐसा? अधिगम का पठार क्यों आ जाता है? अधिगम के पठार आने का कारण हो सकता है जैसे ज्ञान का सीमा, उत्साह या प्रेरणा का सीमा, शारीरिक क्रिया का सीमा, कार्य की जटिलता। ठीक है। अब 14 और 15, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन एवं गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से लेके मृत्यु होने तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए गेट्स और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा था कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। अब 15वां करते हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या करता है? किस चीज़ का मापन करता है? तो इसका आंसर होगा बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन बुद्धि का मापन करता है। ठीक है। इसमें बुद्धि की उच्च और औसत सीमा होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है। ऑप्शन है फ्रायड, जुंग, मन और ऑलपोर्ट। तो इसका किया था कार्ल जुंग ने। और कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में किया था। अब 17 नंबर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, वंशानुगत। तो क्वेश्चन क्या है? बच्चों के सामाजिक विकास, तो सामाजिक परिवेश जनित तत्व होगा इसका आंसर। देख लीजिए, कॉमन ही ले लेंगे हम लोग, हो जाएगा मैथ्स की तरह। क्योंकि समाज, बच्चों के लिए परिवार के बाद समाज ही जगह है जहाँ बच्चों का सभी तरह का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक हर तरह का विकास होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है सामाजिक परिवेश जनित तत्व। अब 18 नंबर, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के से संबंध का नियम। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3। शारीरिक विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होती है। तो द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का नियम होगा, या तेज विकास भी लिख दीजिए, तेज। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, 19 20 और 20 यहाँ है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चारों ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। और 1 नंबर होगा इसका, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, अब 20 नंबर, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गेसेल, हार्डलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। किसने दिया है? तो ये गेसेल ने विकास के संदर्भ में कहा था। क्या कहा था गेसेल ने? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, अब मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवेल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। किसने किया है? तो ये मैकडूगल ने किया है, मैकडोनाल्ड्स नहीं है, मैकडूगल है। इनका नाम था, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था जॉन ए मैकडूगल। इन्होंने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता प्रमुख हैं। अब 22 नंबर, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह किसका कथन था? डामविल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। ठीक है, तो ये कथन था रॉस का। किसका? रॉस का। इसको परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा था, अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। ठीक है, अब 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये बहुअनुक्रिया का नियम होगा। ठीक है, ये जो बोला था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, क्योंकि बाकी का जितना भी नियम है, ठीक है, वो शिक्षण प्रक्रिया का नियम है, और ये जो नियम है थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में से एक है। ठीक, अब 24, बारह वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। कौन सा किया है? तो इसका आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, यह जो परीक्षण है बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। अब 25 नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन। ये तो याद ही होगा आप लोगों को। एक होता है मानसिक योग्यता और दूसरा होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसमें जो होता है, जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये बीएफ स्किनर ने दिया था, सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पेवलोव ने दिया था, सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये जो है गलत है, तो ये आंसर होगा। ठीक है,
ये शिक्षा के दर्शन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? शिक्षा के दर्शन से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 27-28 पे। इनमें से किसका नाम सृजन नहीं है, सृजन शास्त्र है। क्वेश्चन भी गलत है। सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोगों का ऑप्शन है क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो गाल्टन होगा इसका सही आंसर। अब 28 नंबर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर, यूंग, कैनन, स्प्रेंजर, ठीक है। किसने की है? तो आंसर होगा इसका क्रेस्मर ने किया था। इसमें क्या उन्होंने डिस्कस किया था? अंतःस्रावी, इंटरपिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था, ठीक है। अब सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। किसका कथन है? तो ये है क्रो एवं क्रो का, ठीक है। क्योंकि क्रो और क्रो ने कहा था सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। अब तीसरा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरा, मध्य किशोरा। तो मध्य किशोरावस्था में होती है, जो 13 से 15 साल के बीच की अवधि होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग भी अब पूजा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।